तो गाइज आप लोगों के इतने ज्यादा प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और प्लीज आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। और गाइज Q&A वीडियो के लिए आप अपने सवालों को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो गाइज अब तक हमने देखा कि व्हाइट बियर्ड मरीन फोर्ड पहुंच चुका है एस को बचाने के लिए, और सभी पायरेट्स, नेवी ऑफिसर्स, एडमिरल्स, वॉरलॉर्ड्स व्हाइट बियर्ड की आर्मी के साथ भिड़ चुके हैं और एक खतरनाक जंग शुरू हो चुकी है। सारे पायरेट्स नीचे उतर जाते हैं और नेवी पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। हर तरफ लाशें बिछ रही हैं और इसे देखकर कोबी बुरी तरह से घबरा जाता है और सोचता है कि मैं यहाँ पर कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पर नहीं रह सकता, मैं ये सब कुछ नहीं देख सकता। और हम डोफ्लामिंगो को भी देखते हैं जिस पर एक और कैप्टन हमला कर देता है। अरे वो देखो, डोफ्लामिंगो भाग रहा है। हमारे पायरेट कैप्टन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। पर डोफ्लामिंगो हंस रहा होता है। तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ मैं हंसना, मैं हिस्ट्री के बीच बीच हूँ। इतिहास दोबारा से रचा जा रहा है। डोफ्लामिंगो अपनी उंगली को ही हिलाता है और पायरेट कैप्टन अपनी बॉडी को हिला नहीं पाता, एक ही जगह पर फ्रीज हो जाता है। और यहाँ पर कोबी बैटलफील्ड से निकलकर शहर की तरफ जाने लगता है। नहीं, मैं एक लूजर हूँ, इतने बड़े बड़े लोग वहाँ पर लड़ रहे हैं, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, ये नेवी का काम मेरे लिए नहीं है। और तभी कोबी को अपने सामने कुछ आवाज सुनाई देती है और ये किसी और की नहीं, अकाइनो की होती है। अकाइनो की नजर एक और सोल्जर पर जाती है जो कि भाग रहा होता है और सोल्जर कहता है कि इसके बीवी बच्चे हैं घर पर और बहुत ही ज्यादा कमजोर है, इसलिए लड़ नहीं सकता, ये वॉर जोन बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुका है। ये सुनकर अकाइनो कहता है कि अगर तुम यहाँ से भाग रहे हो तो तुम नेवी का अपमान कर रहे हो, तुम्हारे पीठ पर जस्टिस लिखा हुआ है पर तुम उस जस्टिस का मजाक उड़ा रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकता, तुम एक कायर हो और मैं तुम्हें मार दूंगा। कोबी और हेलमेपो ये सब कुछ छुप छुप कर देख रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, अकाइनो तो एक एडमिरल है ना, वो अपने ही सोल्जर्स को नहीं मार सकता। लेकिन अकाइनो ऐसा ही करता है, अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके उस सोल्जर को पिघला देता है। ये देखकर ये दोनों बुरी तरह से घबरा जाते हैं और तभी एक और सोल्जर यहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हमारी स्ट्रेटेजी रेडी हो चुकी है सर। हाँ ठीक है, समय हो चुका है, हमें स्ट्रेटेजी का यूज करके ही इस जंग को जीतना होगा। और यहाँ पर बहुत सारी एलीट फोर्सेस अपने कैनन बॉल से अटैक करती हैं बे के ऊपर, पर इस बे की वॉल्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती हैं। और तभी एक और एलीट फोर्स यहाँ पर आ जाती है और अपनी शिप को लेकर पूरे बे को ही तोड़ देती है। अरे ये तो न्यू वर्ल्ड की बहुत ही खतरनाक पायरेट है, इसका नाम है आइस विच, हमें इसे हराना होगा वरना ये हमें जिंदा नहीं छोड़ेगी। और यहाँ पर हम फ्लीट एडमिरल सेनगोकू को देखते हैं जिसके पास एक मरीन ऑफिसर आता है और इसे सारी जानकारी देता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कोई बात नहीं, हम बे को संभाल लेंगे, अब समय हो चुका है हमारी अगली रणनीति का। अपने हाथ में एक ट्रांसपोंडर स्नेल लेता है और उसे कनेक्ट करता है बैटलफील्ड में सभी के सभी हाई रैंकिंग ऑफिसर्स के साथ और इन सभी के ट्रांसपोंडर स्नेल बजने लगते हैं। व्हाइट बियर्ड भी इस आवाज को सुन लेता है। गार्प का ट्रांसपोंडर स्नेल भी आवाज करने लगता है पर गार्प का ध्यान एस की तरफ होता है। एस के बचपन के बारे में सोच रहा है पर गार्प नेवी की साइड है और कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद गार्प प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाता है जहाँ पर एस को रखा गया है और इसके साइड में सेनगोकू भी खड़ा होता है। गार्प, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं बस यहाँ पर आना चाहता था। क्या तुम उन पायरेट्स के लिए दुख महसूस कर रहे हो? नहीं। इसके बाद गार्प एस के पास जाकर बैठ जाता है और गार्प अपने पास्ट के बारे में याद करता है जब लूफी बहुत ज्यादा छोटा था, एस भी बहुत ज्यादा छोटा था और गार्प हमेशा इन्हें समुद्र में जाने के लिए मना किया करता था। तुम लोग नेवी के ऑफिसर्स बनोगे, ना कि कोई पायरेट। पर एस हमेशा से ही एक पायरेट बनना चाहता था जिसकी वजह से गार्प इसे बहुत ज्यादा पीटता था और लूफी भी इसका साथ देता था। हाँ, मैं भी पायरेट बनूंगा। और प्रेजेंट में गार्प ये सब कुछ सोचकर बहुत ज्यादा इमोशनल फील करता है। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? जैसा मैंने तुम्हें कहा था, तुम्हें नेवी ऑफिसर्स बनना चाहिए था। तुम कहते हो मैं क्या करूं? मुझे नहीं समझ आ रहा, अपनी फैमिली को बचाओ या अपनी ड्यूटी करो। ये देखकर एस भी इमोशनल हो जाता है और गार्प को देखकर सेनगोकू भी थोड़ा सा परेशान हो जाता है क्योंकि अभी गार्प इमोशनल है और अगर इसने इमोशंस में आकर अपनी साइड को चेंज कर लिया और पायरेट्स का साथ दे दिया तो एस का एग्जीक्यूशन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गार्प, क्या तुम पायरेट्स के साथ हो? नहीं, मैं एक नेवी का ऑफिसर हूँ, मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। मेरे पास इसको बचाने के बहुत सारे अवसर थे पर मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा। यहाँ पर हम लोग कोबी को देखते हैं जिसके पास भी एक ट्रांसपोंडर स्नेल है और इसे भी एक मैसेज मिलता है जो कि सेनगोकू ने इसे दिया था और सेनगोकू एस के एग्जीक्यूशन का समय और भी ज्यादा कम कर देता है और बहुत ही जल्द इसका एग्जीक्यूशन होने वाला है। और तभी इनकी नजर ऊपर आसमान पर जाती है। अरे ये क्या रहा है? क्या ये व्हाइट बियर्ड का हमला है? व्हाइट बियर्ड भी ये देखकर हैरान हो जाता है कि ऊपर आसमान से क्या आ रहा है और हम देखते हैं कि ऊपर से एक बहुत बड़ी वॉरशिप गिर रही है जो कि नेवी की वॉरशिप है और इसके साथ बहुत सारे लोग भी नीचे गिर रहे हैं। मिस्टर 3, बगी, लूफी, ये सभी लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सभी लोग चिल्लाकर ऊपर से नीचे गिर रहे हैं और गाइज अपना लूफी यहाँ पर आ चुका है। अरे नीचे बर्फ है, हम लोग मर जाएंगे। मैं रबड़ का बना हूँ, अगर ऊपर से नीचे गिरूंगा तो नहीं मरूंगा। साले, लूफी सेल्फिश इंसान अपने बारे में सोच रहा है सिर्फ। पहले इसको बचाना है, फिर उधर जाना है, इधर जाना है। हमारे बारे में सोच ले, हमें बचा ले, हम मर जाएंगे। और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इतनी ऊपर पहुंचे कैसे। लूफी ऊपर से बहुत तेजी से नीचे गिर रहा है और चिल्लाकर एस का नाम लेता है। एस, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। बुआ की नजर लूफी पर जाती है और उसे देखकर ब्लश करने लगती है। लूफी सान आप आ गए। एस, गार्प, सेनगोकू लूफी को देखकर हैरान रह जाते हैं। और गाइज ये सभी लोग ऊपर आसमान में कैसे पहुंचे और ऊपर से नीचे कैसे गिर रहे हैं ये समझने के लिए हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे। जब व्हाइट बियर्ड यहाँ पर अपने डेविल फ्रूट का यूज करके सुनामी लेकर आता है, उस सुनामी में लूफी और उसके बाकी के सभी कंपेनियंस, इनकी शिप पानी के अंदर फंस जाती है। हम वापस नहीं जा सकते हैं लूफी, हमें इस सुनामी की वेव्स के ऊपर ही सफर करना होगा। और ये लोग बोट चलाकर सुनामी की वेव के ऊपर चले जाते हैं और जब ये वेव मरीन फोर्ड के बहुत ज्यादा पास आ जाती है तो अचानक से ये वेव जम जाती है जो कि आओकेजी की वजह से हुआ था और इनकी बोट उस वेव के ऊपर जाकर जम जाती है। क्रोकोडाइल बोट से बाहर निकलता है और नीचे देखता है कि वॉर स्टार्ट हो चुकी है। लगता है हमें इस आइसबर्ग को तोड़ना होगा वरना हम नीचे कैसे जाएंगे। और तभी इनकी नेवी शिप पर
एक कॉल आती है और यहाँ पर सेनगोकू का मैसेज इन सभी को मिल जाता है कि एस के एग्जीक्यूशन का समय और भी ज्यादा कम कर दिया गया है। जितना जल्दी हो सके एस का एग्जीक्यूशन होने वाला है, क्योंकि व्हाइट बियर्ड की पावर्स की वजह से इनकी आर्मी धीरे धीरे खत्म हो रही है। ये सुनने के बाद लूफी और ये बाकी सभी लोग खुद को रोक नहीं पाते और उस बर्फ को तोड़ने के लिए हाथों और मुक्कों का ही यूज करने लगते हैं। पर इनकी पावर बहुत ज्यादा ही होती है और ये लोग जैसा चाहते थे वैसा नहीं होता है। ये लोग चाहते थे कि उस बर्फ से अपनी शिप को बाहर निकालें, पर कुछ और ही हो जाता है। इनकी पावर की वजह से बर्फ का सामने का हिस्सा टूट जाता है और शिप के साथ साथ ये सभी लोग नीचे गिरने लगते हैं आसमान से। और इसी तरह से ये लोग आसमान में पहुंचे थे। लूफी की शिप पानी में गिर जाती है और किसी को भी समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। लूफी और ये बाकी सभी लोग जिन लोगों ने डेविल फ्रूट खा रखा है, ये सभी लोग पानी के नीचे चले जाते हैं। और गाइस, ये सभी लोग तैर नहीं सकते हैं और जिम्बे इन सभी को बचाने के लिए पानी के अंदर जाता है और पानी के ऊपर ले आता है। थोड़ी देर बाद लूफी को होश आता है और ऊपर आसमान की तरफ देखता है। मैं कहाँ पर हूँ? ये क्या हो रहा है? अरे मैं तो आसमान से नीचे गिर रहा था। एस कहाँ पर है? लूफी एस को ढूंढने की कोशिश करता है पर एस इसे कहीं भी नहीं मिलता और लूफी देखता है कि हर तरफ फाइट चल रही है मरीन और पायरेट्स के बीच में। और कुछ मरीन ऑफिसर्स बोट के ऊपर चढ़ने लगते हैं लूफी को अरेस्ट करने के लिए, पर लूफी सभी लोगों को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगता है एस के पास। मुझे तंग मत करो, हट जा। और एक ही पंच से चार मरीन ऑफिसर्स को ढेर कर देता है और आखिर में जाकर लूफी को एस दिख जाता है। लूफी की नजर एस पर जाती है जो कि एक एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठा हुआ है, साथ में इसका ग्रैंडपा भी है। ये देखकर लूफी को थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है। बहुत सारी हवा अपने मुंह में इकट्ठा करके चिल्लाकर एस का नाम लेता है और इतनी ज्यादा जोर से चिल्लाता है कि यहाँ के सभी लोगों की नजर लूफी पर चली जाती है और एस भी लूफी को नोटिस कर लेता है। लूफी, आखिरकार तुम मुझे मिल ही गए एस, मैं तुम्हें बचा लूंगा, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, चिंता मत करो। और नीचे सभी नेवी ऑफिसर्स इन सभी को देखते हैं। अरे ये तो क्रोकोडाइल है, फॉर्मर वॉरलॉर्ड जिम्बे, कैप्टन बगी, रेवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर इवानको, ये सभी लोग यहाँ पर हैं। और साथ ही एम्पल टाउन से भागे हुए सभी क्रिमिनल्स भी यहाँ पर आ चुके हैं। अरे ये एम्पल टाउन से भागे कैसे और भागे तो यहाँ पर पहुंचे कैसे? और हम ड्रैकुला मीहॉक को देखते हैं जो कि कहता है, यही है वो स्ट्रॉ हैट, जहाँ जाता है वहाँ पर मुसीबत खड़ी कर देता है। गैको मोरिया की नजर भी लूफी पर जाती है। इसने मुझे मारा था, ये मुझसे नहीं बचेगा स्ट्रॉ हैट। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ लूफी, तुम यहाँ पर आ गए। कोबी और हेलमेपो भी इसे दिखते हैं और कहते हैं कि देखो लूफी कितना ज्यादा टफ है। मैंने सुना था कि इसे एम्पल टाउन में बंद कर दिया गया था, पर एम्पल टाउन की जेल को हराकर यहाँ पर आ चुका है। लूफी बहुत ज्यादा खतरनाक है। और हम आओकीजी को भी देखते हैं और किजारू को भी देखते हैं। मुझे नहीं लगा था कि मैं इनसे इतना जल्दी मिल पाऊंगा। और तभी व्हाइट बियर्ड का फर्स्ट डिवीजन का कमांडर मार्को चिल्लाकर कहता है, तो यही है लूफी, हाँ इसका छोटा भाई। और डोफ्लामिंगो भी देखकर एक्साइटेड हो जाता है कि नए और पुराने वॉरलॉर्ड्स एक ही जगह पर इकट्ठा हो रहे हैं। यहाँ पर एक खतरनाक फाइट होने वाली है। ताशिगी और कैप्टन स्मोकर भी यहीं पर होते हैं और अकाइनो भी लूफी को नोटिस करता है। नेवी का हीरो और गार्प ग्रैंडसन, हाँ, और रेवोल्यूशनरी ड्रैगन का बेटा, तो तुम ही हो वो स्ट्रॉ हैट लूफी, हाँ। इसके साथ साथ आज इसकी भी बलि चढ़ जाएगी। और लूफी को देखकर सेनगोकू बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है। अरे अब हम लोग क्या करेंगे? जिम्बे, तुम दुश्मन के साथ क्या कर रहे हो? मुझे जो सही लगा मैंने उसका साथ दिया सेनगोकू, और मैं स्ट्रॉ हैट लूफी के साथ हूँ। ये सुनकर गार्प सेनगोकू से कहता है कि ये कोई नॉर्मल आर्मी नहीं है। ये देखो, उनकी आर्मी में कुछ प्रिजनर्स भी हैं, कुछ रेवोल्यूशनरी आर्मी के भी लोग हैं। इवानको, जिम्बे है और फॉर्मर वॉरलॉर्ड क्रोकोडाइल भी वहीं पर है। ये सभी लोग अपनी अपनी जंग को लड़ रहे हैं। क्रोकोडाइल पीछे की तरफ घूमता है और देखता है व्हाइट बियर्ड को, जिससे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। और क्रोकोडाइल अपनी डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके तेजी से व्हाइट बियर्ड की तरफ आगे बढ़ता है इसे हराने के लिए। बहुत दिनों के बाद मिले व्हाइट बियर्ड, अभी मैं तुम्हारा सर काटता हूँ। क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड पर हमला करता है पर व्हाइट बियर्ड पीछे की तरफ घूमता तक नहीं है। तुम अभी भी नहीं बदले, हाँ। तभी लूफी यहाँ पर आ जाता है सेकंड गियर का यूज करके और क्रोकोडाइल को एक जबरदस्त वाली किक मारता है। क्रोकोडाइल वहाँ से हट जाता है। रुक जा क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल देखता है कि लूफी पानी से भीग चुका है। हाँ मैं जानता हूँ, तुम्हें पता है मेरी कमजोरी के बारे में, पर तुम व्हाइट बियर्ड को क्यों बचाना चाहते हो? हमारे बीच एक डील हुई थी कि मैं तुम्हें एस तक लेकर जाऊंगा और वो एग्रीमेंट टूट चुका है। मेरे रास्ते से हट जाओ स्ट्रॉ हैट। एस व्हाइट बियर्ड को पसंद करता है, तुम इसे नहीं मार सकते। व्हाइट बियर्ड की नजर लूफी की हेड पर जाती है और शैंक्स की बात को सोचता है। शैंक्स को एक बार पूछा गया था कि ऐसे कौन से एनिमी के साथ फाइट करके इसने अपनी लेफ्ट वाली बाजू को गवा दिया, पर शैंक्स ने कोई भी जवाब नहीं दिया था। इसने कहा था कि ये नए जनरेशन को आगे बढ़ाना चाहता है और उसी की वजह से इसका हाथ चला गया था। तुम्हारी ये हेड बिल्कुल स्ट्रॉ हैट शैंक्स के जैसे है। दद्दू, आप शैंक्स को जानते हैं? हाँ, शैंक्स ने मुझे इस हेड को दिया था। और व्हाइट बियर्ड को याद आता है कि एस ने एक बार इसे लूफी का पोस्टर दिखाया था। ये देखिए, ये मेरा छोटा भाई है व्हाइट बियर्ड सर जी। तो अच्छा, तुम यहाँ पर अपने भाई को बचाने आए हो, हाँ? हाँ, मैं अपने भाई को बचाने यहाँ पर आया हूँ। ये सुनने के बाद व्हाइट बियर्ड को गुस्सा आ जाता है। तुम्हारे जैसा एक बच्चा इसको बचाने यहाँ पर आया है, हाँ? तुम उससे छू भी नहीं पाओगे, उससे पहले ही मर जाओगे। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, हाँ? तुम उसे नहीं बचा सकते। ये सुनकर लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। चुप करो, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे, मैं एस को बचा सकता हूँ, समझ गए ना? और इवान को, बगी, ये सभी लोग लूफी को चुप कराने की कोशिश करते हैं, पर लूफी इन सभी की बातों पर ध्यान तक नहीं देता है। मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, तुम पायरेट किंग बनना चाहते हो ना, पर ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है ना? क्योंकि अगर कोई इस एरा का पायरेट किंग बनेगा तो वो मैं हूँ। और इस बात को लूफी इतना ज्यादा जोर से चिल्लाकर कहता है कि इसके आसपास के लोग ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। सारे पायरेट्स और नेवी ऑफिसर्स ये सुनकर शॉक में चले जाते हैं। अरे भाई, ये क्या चल रहा है? ये बच्चा व्हाइट बियर्ड के साथ ऐसे बात कर रहा है, इसने व्हाइट बियर्ड को ही चैलेंज कर दिया, पागल हो गया है ये बच्चा। सभी लोग बेहोश होने लगते हैं। एस, मैं तुम्हें बचाने के लिए आ रहा हूँ। अरे क्या वही मंकी डी लूफी है? इसमें तो बहुत ज्यादा हिम्मत है, इसने सीधा व्हाइट बियर्ड से चैलेंज कर दिया। कोबी और हेलमेपो भी ये देखकर शॉक हो जाते हैं। ये आदमी पागल है क्या? मैंने सुना था कि आदमी एम्पल डाउन की जेल के अंदर था। एम्पल डाउन से बाहर निकलकर इस नर्क में आ
बारबोसा। नहीं, वो मंकी डी लूफी है। मैं जानता हूँ वो एक दिन पायरेट किंग जरूर बनेगा। वो बहुत ज्यादा साहसी है, पक्का अपने भाई को बचाने के लिए यहाँ पर आया है। लूफी व्हाइट बियर्ड से कहता है, दादू जी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये सुनकर बगी और इवान हैरान रह जाते हैं, क्योंकि लूफी व्हाइट बियर्ड से ऐसी बात कर रहा है जैसे इसका चडी बड़ी है। इसके एग्जीक्यूशन का समय और भी कम कर दिया गया है। क्या ये बात सच है? हाँ ये सच है। जब मैं नेवी की शिप में था तब मुझे इस बात के बारे में पता चला। ठीक है, शुक्रिया। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर बगी और इवान हैरान रह जाते हैं। अरे साले चड्डी बढ़िया तेरा, वो ऐसे क्यों बात कर रहा है। इसके बाद लूफी नीचे कूद जाता है, एस को बचाने के लिए आगे बढ़ता है और लूफी के आगे बहुत सारे नेवी के ऑफिसर्स आने लगते हैं। मेरे रास्ते से हट जाओ, गम गम बजूका, और सारे ऑफिसर्स को अपने रास्ते से हटा देता है। एस बस थोड़ा सा इंतजार और करना। और इसके पीछे ये जोजो नाम का आदमी कहता है, तो यही है एस का भाई मंकी डी लूफी। हाँ, इसके बाद ये बंदा 3rd डिवीजन के सभी पायरेट्स को कमांड देता है कि इस बच्चे का पीछा करो। और जिम्बे, बगी, ये सारे लूफी का पीछा करने लगते हैं। और इतने सारे पायरेट्स को अपनी तरफ आते हुए देखकर सारे नेवी ऑफिसर्स हैरान रह जाते हैं। सेनगोकू अपने ट्रांसपोंडर स्नेल से सभी को कहता है, तुम लोग डरो मत, प्लान के मुताबिक चलो, ये तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारे सामने ये लोग कुछ नहीं। ये सुनकर व्हाइट बियर्ड समझ जाता है कि सेनगोकू कुछ न कुछ खिचड़ी पका रहा है। तभी मार्को व्हाइट बियर्ड के पास आता है। पॉप्स, मुझे लगता है वो लोग इसको समय से पहले एग्जीक्यूट करने वाले हैं। हाँ तुमने सही कहा। और उनके सारे कमांडर्स का क्या हुआ? हाँ सर, वो सभी लोग अभी एडमिरल से फाइट कर रहे हैं। जरा एक सेकंड रुको, हमें उनके प्लान के बारे में पता चल चुका है, पर मुझे नहीं लगता कि सेनगोकू इतना ज्यादा आसान प्लान बनाएगा। इसके पास एक और प्लान जरूर होगा। यहाँ पर लूफी आगे भाग रहा होता है और तभी किज़ारो इसके सामने आ जाता है। तुम पिछली बार मुझसे बच गए थे, लेकिन इस बार मैं तुम्हें निकलने नहीं दूंगा। और लूफी पर अपना हमला प्रिपेयर करने लगता है। सभी को लगता है कि लूफी काम से गया और लूफी भी किज़ारो के हमले के सामने खड़ा रहता है। और तभी इवान हेलविंक का यूज करके लूफी को रास्ते से हटा देता है और लूफी की जान बच जाती है। और तभी यहाँ पर एक जोरदार धमाका हो जाता है। ये देखकर बगी और इसके सभी पायरेट्स की बस हो जाती है और बोलते हैं कि हमें घर जाना है, हमसे ये सब और नहीं हो सकता। कैप्टन जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको घर जाना है? नहीं, मुझे लगता है कि कैप्टन का मतलब है कि ये बहुत ही जल्द किज़ारो को खत्म करके अपने घर वापस जाना चाहते हैं। आप तो बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हैं सर। और यहाँ पर लूफी बिल्कुल सही सलामत है, थैंक्स टू इवान। शुक्रिया इवान, मेरा एक ही गोल है और वो है तुम्हें बचाना, समझ गए ना। तभी इवान को कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे लगता है कि शायद से किज़ारो है, पर असल में ये कूमा होता है। लूफी की नजर कूमा पर जाती है। अरे ये तो वही है जिसने हम सभी को गायब कर दिया था। तभी कूमा इवान पर हमला कर देता है और इवान जंप करके इसके अटैक को डॉज करता है। कूमा इस पर बहुत सारे हमले करता है, पर इवान सभी के सभी अटैक्स को डॉज करता रहता है। क्या तुम पागल हो चुके हो? और तभी कूमा इवान पर एक और लेजर फायर कर देता है। लूफी, तुम इसकी चिंता मत करो, तुम बस आगे बढ़ो और इसको बचाओ, मैं कूमा को देख लूंगा। और लूफी आगे बढ़ता है और यहाँ पर व्हाइट बियर्ड के सभी कमांडर्स बिजी हैं और सभी लोग फाइट कर रहे हैं। और लूफी भी मरीन के साथ फाइट करना शुरू हो जाता है और पीछे से ये सब कुछ गेको मोरिया देख रहा है। ये लूफी तो हमेशा ही लड़ने के लिए तैयार रहता है, लड़ाकू कहीं का। और पीछे ओर्स की डेड बॉडी को दिखता है और इसे एक आइडिया आता है कि ये फिर से लूफी की शैडो को फिर से ओर्स की बॉडी में डालेगा। इसके बाद गेको मोरिया नीचे आता है और अपनी पावर्स का यूज करके जमीन के अंदर से बहुत सारे ज़ोंबीज को बाहर निकालता है। चलो जल्दी से उस स्ट्राइट लूफी को कैप्चर कर लो। लूफी की नजर मोरिया पर जाती है। नहीं, अभी मैं इससे नहीं लड़ सकता। तभी एक ज़ोंबी लूफी पर हमला कर देता है और लूफी उसके सर के ऊपर से जंप करता है। लूफी बीच हवा में होता है और तभी एक ज़ोंबी इस पर गन से हमला कर देता है, लेकिन लूफी पर इसका कोई भी असर नहीं होता और उन सारी बुलेट्स को बाउंस बैक कर देता है, जिसकी वजह से ये सारे ज़ोंबीज नीचे गिर जाते हैं और लूफी आगे बढ़ जाता है। यहाँ पर एस लूफी को देख रहा होता है जो कि मरीन से फाइट कर रहा है, पर लूफी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करने लगता है और एस ये सब कुछ देख रहा है। और फाइट के दौरान लूफी को बहुत सारी चोटें भी लग रही होती हैं और एस ये सब कुछ देखकर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। लूफी, इन सब से दूर रहो, तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम अभी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हुए हो कि मुझे बचा सको, प्लीज यहाँ से चले जाओ। लूफी एस की सारी बातें सुन रहा होता है, लेकिन इसकी बातों को इग्नोर करता है और फाइट करना बंद नहीं करता। गार्प भी लूफी को देख रहा होता है और एस अपने मन में कहता है कि प्लीज फाइट करना बंद कर दो, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी किस्मत भी मेरी ही तरह हो जाए, मैं तुम्हारा भाई हूँ और मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता। एस ये सुनकर एस को अपना बचपन याद आ जाता है और यहाँ पर मरीन ऑफिसर्स को लगता है कि अगर लूफी एस का भाई है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि रॉजर का बेटा है। तभी मौर्य यहाँ पर आता है। जाओ मेरे ज़ॉम्बी सोल्जर्स और इस लूफी के बच्चे पर अटैक कर दो। पर तभी इन सभी सोल्जर्स के ऊपर कोई पानी फेंक देता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि अपना जिम्बे होता है। मुझे पता है कि तुम्हारे ये ज़ॉम्बीज समुद्र के पानी के आगे काम नहीं कर पाएंगे। मोहरिया को मेरे हाथों छोड़ दो लूफी, तुम आगे जाओ और अपने भाई की जान बचाओ। लूफी आगे बढ़ता है और सामने एक जाइंट वाइस एडमिरल आ जाता है। तभी सेनगोकू कहता है कि तुम चिंता मत करो, वो गोल्डी रॉजर का बेटा नहीं है। टाइट लूफी का असली पिता है रेवोल्यूशनरी आर्मी का लीडर ड्रैगन। और ये सुनकर किसी को भी यकीन नहीं आता कि लूफी मंकी डी ड्रैगन का बेटा है। और बोआ बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अगर लूफी शैतान का भी बेटा हो, मैं तो तब भी इसे प्यार करती रहूंगी। और स्मोकर ये देखकर समझ आता है कि पिछली बार लॉकडाउन आर्क में ड्रैगन ने लूफी की जान क्यों बचाई थी। और ये सुनकर बाकी के मरीन्स तो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। हमें इसे जल्द से जल्द मारना होगा, ये इस दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल का बेटा है। यहाँ पर लूफी गियर थर्ड का यूज करता है ताकि उस जाइंट एडमिरल को मार सके। ये जाइंट भी लूफी पर हमला करता है और लूफी इस जाइंट पर अपना अटैक परफॉर्म करता है, जिससे कि ये जाइंट बहुत दूर जाकर गिर जाता है। एस, मैं तुम्हें बचा कर रहूंगा, भले ही इसमें मेरी जान क्यों ना चली जाए। और ये सुनकर एस हैरान हो जाता है। अब लूफी उस जाइंट ऑफिसर को हरा देता है। सभी लोग देखते हैं कि लूफी ने इस जाइंट मरीन को हरा दिया है और सभी लोग लूफी की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी बहुत सारे मरीन ऑफिसर्स इन्हें घेर लेते हैं। उस बच्चे को यहाँ से जाने मत देना। और लूफी अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और सभी के ऊपर हमला करना शुरू करता है। तभी इनमें से कुछ मरीन्स व्हाइट बियर्ड के ऊपर हमला करते हैं और व्हाइट बियर्ड अपने एक ही हमले से सभी अटैक्स को डिफ्लेक्ट कर देता है। यहाँ पर लूफी फाइट करने में थोड़ी सी स्ट्रगल करता है पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा है।
है और एस से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा। लूफी, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं ये सब कुछ डिजर्व नहीं करता। मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे लिए अपनी जान गवा दे। प्लीज सभी लोग यहाँ से चले जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। और ऐसा बोलने के बाद एस मरने के लिए तैयार हो जाता है। कैनन्स की फायरिंग चल रही है और लूफी दौड़ते दौड़ते एक जंप लगाता है और गम बैलून का यूज करके सभी कैनन बॉल्स को वापस से डिफ्लेक्ट कर देता है। और यहाँ पर सभी कैदी कहते हैं कि चलिए बगी सर जी, हम उन सभी ऑफिसर्स को हरा देंगे। हाँ, तुमने सही कहा, चलो व्हाइट बियर्ड को हराते हैं। पर बगी मन ही मन डर रहा है क्योंकि इसे पता है कि व्हाइट बियर्ड को कभी नहीं हरा सकता। लाल नाक वाले, बगी पीछे देखता है और ये होता है व्हाइट बियर्ड। व्हाइट बियर्ड ने अभी इसे लाल नाक वाला कहा। मुझे तुम्हें जिंदा देखकर बहुत हैरानी हुई। तुम वही हो ना जो कि रॉजर की शिप के अंदर काम किया करते थे? तुम्हारे पास इतने सारे कैदी हैं, क्या तुम मुझे मारने यहाँ पर आए हो? और सारे कैदी कहते हैं हाँ, तुमने सही कहा व्हाइट बियर्ड, हम सभी लोग तुम्हें मारने यहाँ पर आए हैं, हम बगी के साथ हैं। ये सुनकर बगी की फट जाती है और बोलता है कि अब इसके पास कोई भी चारा नहीं बचा है और व्हाइट बियर्ड को रोते रोते चैलेंज कर देता है एक फाइट के लिए। ये सुनकर सभी कैदी खुश हो जाते हैं और मिस्टर 3 को लगता है कि अब तो बगी गया। क्या तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? हाँ ठीक है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं, पर उससे पहले हमें इन सभी मरीन से निपटना होगा। तो क्यों ना अभी के लिए हम दोनों एक टीम बनकर लड़े। हाँ, और उसके बाद अगर तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। अपना बगी हाँ कह देता है और ये सुनकर सभी प्रिजनर्स बेहोश होने लगते हैं। और यहाँ पर एक वाइस एडमिरल कहता है सभी लोग सेनगोकू के ऑर्डर्स को फॉलो करो। और तभी सभी पायरेट्स नोटिस करते हैं कि इन पर फायरिंग होनी बंद हो चुकी है। और तभी पीछे से बहुत सारी नेवी की शिप्स यहाँ पर आने लगती हैं। और तभी व्हाइट बियर्ड किसी को कॉल करता है। तुम सभी लोग मेरे ऑर्डर्स का इंतजार करो और जितनी भी नेवी की शिप्स आ रही हैं, इन सभी को डुबा दो। ये लोग व्हाइट बियर्ड के ऑर्डर को फॉलो करते हैं और सभी लोग पीछे जाने लगते हैं उन नेवी शिप्स को डुबाने के लिए। सेनगोकू और गार्प ये सब कुछ देख रहे होते हैं और गार्प कहता है कि शायद से व्हाइट बियर्ड इनके प्लान को पहले से ही जान चुका है। चाहे वो कुछ भी कर ले, हमारे प्लान को कभी फेल नहीं कर सकता। और लूफी, इवान और जिम्बे तीनों एक साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं और एक कंबाइंड अटैक परफॉर्म करते हैं और एक साथ कई सारे नेवी ऑफिसर्स को एक ही साथ हरा देते हैं। और तभी गैको मोरिया यहाँ पर आ जाता है और जिम्बे लूफी से कहता है कि लूफी तुम आगे बढ़ो, इस गैको मोरिया को मैं देखता हूँ। और लूफी जिम्बे को थैंक्स बोल के आगे बढ़ जाता है और तभी गैको मोरिया यहाँ के सोल्जर्स की शैडोज को बाहर निकाल देता है। अब मैं और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाऊंगा और तुम्हें हरा डालूंगा। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आता और गैको मोरिया इनकी शैडोज को इनके शरीर से अलग करके अपने अंदर डाल लेता है और सभी सोल्जर्स बेहोश हो जाते हैं। और ऐसा करने के बाद गैको मोरिया का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है और पहले से डबल हो जाता है। तुम किसी और की ताकत का यूज करके खुद को ताकतवर बना रहे हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक मैं स्ट्रॉन्ग बनता रहूंगा मैं ये करता रहूंगा। जिसके बाद गैको मोरिया अपना एक हथियार निकालता है जो कि है एक कैंची। अब मैं तुम्हारी भी शेडो को बाहर निकाल दूंगा और भी ज्यादा ताकतवर बन जाऊंगा। और जिम्बे पर हमला कर देता है लेकिन जिम्बे की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और मोरिया के अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। मोरिया को यकीन नहीं आता कि जिम्बे इतना ज्यादा बड़ा और भारी है, लेकिन फिर भी इसके पास इतनी ज्यादा स्पीड है। जिसके बाद जिम्बे गैको मोरिया पर एक जबरदस्त हमला करता है जिसकी वजह से गैको मोरिया के अंदर की सारी शेडोज बाहर निकल जाती हैं और वापस से छोटा होने लगता है। और इधर लूफी मरीन के साथ फाइट कर रहा है और तभी स्मोकर इसे देख लेता है। राष्ट्रकी, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जल्दी से लूफी के पास जाकर एक जोरदार हमला करता है जिसकी वजह से लूफी पीछे हटता है और देखता है कि इसके सामने स्मोकर खड़ा है। और ईवान लूफी की जान बचाने के लिए यहाँ पर आने ही वाला होता है कि तभी कुमा ईवान के ठीक पीछे आ जाता है और इस पर हमला करने लगता है। मैं तो भूल ही गया था तुम्हारे वेपन के ऊपर सी प्रिजन स्टोन लगा हुआ है। जिसके बाद लूफी गियर सेकंड का यूज करता है और स्मोकर के ऊपर अपना गम जेटलिंग अटैक यूज करता है, पर इससे स्मोक को कुछ नहीं होता और स्मोकर हवा में उड़ने लगता है। तभी ताशिकी लूफी पर हमला करने ही वाली होती है लेकिन लूफी उसे डॉज कर लेता है और बीच हवा में जाकर स्मोकर पर हमले करने शुरू कर देता है। स्मोकर इसके सारे हमलों को डॉज करता है और धीरे धीरे करके इसके पास पहुंचता है। लूफी पर एक हमला करके इसे जमीन पर गिरा देता है। पिछली बार तुम बच गए थे लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। लूफी को अकेला छोड़ दो। और तभी स्मोकर के फेस के ऊपर कोई जोरदार किक मारता है और स्मोकर दूर जाकर गिरता है। तुमने मेरे ऊपर हमला कैसे किया? मैं तो स्मोक का बना हुआ हूँ। और गाइस ये कोई और नहीं बल्कि अपनी बुआ हैनकॉक होती है जो कि अपने आशिक लूफी को बचाने के लिए यहाँ पर आ चुकी है। क्या तुम उस पायरेट को बचाना चाहती हो? क्या तुम्हें अपनी वॉरलॉर्ड की सीट प्यारी नहीं? तुम अपना मुंह बंद रखो, समझ गए ना? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लूफी सान पर हमला करने की? मुझे इतना गुस्सा आज तक कभी नहीं आया। मैं तुम्हें काट डालूंगी और शैतानों को खिला दूंगी, समझ गए ना? तुम्हारा शुक्रिया बुआ। हाय लूफी, कैसे हो? और यहाँ पर ईवान कुमा से कहता है कि बस करो, तुम्हें क्या हो चुका है? क्या तुम मुझे भूल गए हो? और तभी यहाँ पर डोफ्लामिंगो हंसते हुए आता है और कहता है कि जिस कुमा को तुम पहले जाना करते थे ये अब वो नहीं रहा क्योंकि ये अब मर चुका है। और हैंकॉक अपने पास से लूफी को एक चाबी निकाल कर देती है। इस चाबी को रख लो लूफी, यही वो चाबी है जो कि इसका ताला खोलेगी। लूफी ये देखकर बहुत खुश हो जाता है और चाबी लेने के बाद सीधा गले लग जाता है हैंकॉक को और हैंकॉक बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और लूफी चाबी लेकर यहाँ से चला जाता है इसको बचाने के लिए। और हैंकॉक की हालत खराब हो जाती है क्योंकि अभी अभी इसने लूफी को हक किया है। ये क्या हो रहा है? मुझे क्या इसे ही प्यार कहते हैं? और हैंकॉक अपनी और लूफी की शादी को इमेजिन करना शुरू कर देती है। हैंकॉक अपनी इमेजिनेशन से बाहर निकलती है और देखती है कि स्मोकर लूफी के पीछे पड़ा हुआ है। हैंकॉक स्मोकर पर हमला करती है और इसके डंडे को तोड़ देती है। अगर तुम आगे बढ़े तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। लूफी को अकेला छोड़ दो। और यहाँ पर इवांकोव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता कि ये पहले वाला कुमा नहीं रहा। तभी लूफी यहाँ पर आता है। क्या हुआ इवांकोव, क्या तुम इसे जानती हो? हाँ, मैं जानता हूँ इसे, पर ये वो नहीं है जिसे मैं जानता था। हाँ, 2 दिन पहले ही महान साइंटिस्ट डॉक्टर वेगापंक ने इस पर अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए हैं और इसे एक हथियार में बदल दिया है। अब ये कोई इंसान नहीं रहा बल्कि सरकार की एक मशीन बन चुका है। नहीं, मैं ऐसा नहीं मान सकता। कुमा सरकार से बहुत ज्यादा नफरत करता था, वो गवर्नमेंट के साथ कभी भी काम नहीं कर सकता। इसके बाद कुमा इवांकोव और लूफी पर हमला करना शुरू करता है और गैलेक्सी विंग का यूज करके कुमा पर हमला कर देता है जिससे कि कुमा बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है और पीछे जाकर गिरता है। लूफी तुम आगे बढ़ो, मैं इस कुमा को देखता हूँ। शुक्रिया
है वांगकॉक। और लूफी आगे बढ़ जाता है और यहाँ पर हम बगी को देखते हैं जो कि कहीं पर छुपकर अपने बगी पायरेट्स के साथ डिस्कस कर रहा होता है कुछ। तो ठीक है ना, तुम सभी को मेरी मदद करनी है। ठीक है, हम तैयार हैं। और ये सभी लोग तैयार हो जाते हैं हमले के लिए। और यहाँ पर क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड पर दोबारा से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और बहुत बुरी तरह से व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को मार रहा होता है। लेकिन तभी डायमंड जोसो यहाँ पर आ जाता है, व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का 3rd डिवीजन का कमांडर, और क्रोकोडाइल को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। पर डोफ्लामिंगो क्रोकोडाइल को बचा लेता है और इसे ऑफर देता है कि तुम मेरे साथ टीम अप कर लो। और यहाँ पर लूफी के सामने ड्रैकुला मीहॉक, दुनिया का सबसे बेहतरीन तलवारबाज, यहाँ पर आ जाता है। मुझे माफ करना रेड हेड, अगर इसकी किस्मत में मरना लिखा होगा तो आज ये मर जाएगा। लूफी की नजर मीहॉक पर जाती है। अरे ये तो वही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। जोरो इसके साथ नहीं लड़ पाया था, मेरे पास इससे लड़ने का समय नहीं, मुझे इसको बचाना होगा। और लूफी अपने सेकंड गियर को एक्टिवेट कर देता है और यहाँ से भागने लगता है। और यहाँ पर कुमा लगातार इवांकोव पर हमले कर रहा है और यहाँ पर मीहॉक अपनी विजन को एक्टिवेट करता है और लूफी को ढूंढने की कोशिश करता है। और जैसे ही लूफी को ढूंढ लेता है तो लूफी के डायरेक्शन में अपना एक स्लैश मारता है और वो स्लैश लूफी को लगकर लूफी दूर जाकर गिरता है, पर लूफी को ज्यादा डैमेज नहीं होता है। और तभी जिम्बे ड्रैकुला मीहॉक के सामने आ जाता है। वो ऐसे छोटे मोटे हमलों से नहीं मरने वाला, कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम मेरे साथ क्यों लड़ना चाहते हो? क्योंकि मुझे एस को बचाना है, एस मेरा दोस्त है और मैं उसे बचा कर ही रहूंगा। और जिम्बे और मीहॉक के बीच में एक खतरनाक फाइट होनी शुरू हो जाती है, पर ड्रैकुला मीहॉक बहुत आसानी से जिम्बे को हरा देता है। और ड्रैकुला मीहॉक लूफी को मारने के लिए एक ऐसा स्लाइस मारता है कि लूफी बहुत मुश्किल से ही उसे डॉज कर पाता है और स्लैश पीछे पहाड़ पर जाकर लगती है और वो पूरा पहाड़ बीच में से कट जाता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि ड्रैकुला मीहॉक की स्वॉर्ड इतनी ज्यादा खतरनाक है कि एक पहाड़ तक को काट सकती है। और यहाँ पर क्रोकोडाइल डोफ्लामिंगो के ऑफर को रिजेक्ट कर देता है इसके साथ टीम अप करने के लिए और डोफ्लामिंगो पर हमला कर देता है। क्रोकोडाइल एक रेत का बवंडर तैयार करता है, डोफ्लामिंगो इससे बच जाता है, लेकिन बगी का पूरा क्रू इसकी चपेट में आ जाता है। और यहाँ पर हम बुआ और स्मोकर को देखते हैं। हैंकॉक स्मोकर का रास्ता रोक रखी है। मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती। लूफी मेरा हस्बैंड है, समझ गए ना? क्या हस्बैंड? और बुआ हैंकॉक अपने सपनों में खो जाती है और सोचती है कि इसकी शादी लूफी के साथ हो चुकी है। हनीमून पर जाते हैं और लूफी के लिए बाल्टी भरकर खाना बनाती है और बहुत ज्यादा खुश है। और तभी स्मोकर यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी बुआ हैंकॉक गुस्से में से कहती है, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? लूफी मेरा हस्बैंड है और उसकी वाइफ होने के नाते मैं तुम्हें उसे चोट पहुंचाने नहीं दे सकती। और यहाँ पर मीहॉक लूफी पर लगातार हमले कर रहा है और लूफी बहुत मुश्किल से इसके अटैक्स को डॉज कर रहा है। और तभी लूफी की नजर बगी पर जाती है जो कि टॉर्नेडो के अंदर फंस रखा है। अपने हाथ बढ़ाकर बगी को बचा लेता है पर उसे एज अ शील्ड यूज करता है मीहॉक के अटैक से बचने के लिए। और हॉकाई बगी के टुकड़े टुकड़े कर देता है पर बगी के डेविल फ्रूट की वजह से इसकी जान बच जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर लूफी यहाँ से भाग जाता है। मीहॉक फिर से इसके पीछे जाता है, लेकिन तभी इसे रोकने के लिए व्हाइट बियर्ड का एक और कमांडर यहाँ पर आ जाता है, फ्लावर स्वॉर्ड विस्टा। अरे तुम्हें वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं, हॉकाई मेरे साथ फाइट करो। तुम तो विस्ता हो ना? मैं फेमस हूँ है ना, तो तुम मुझे जानते हो। और यहाँ पर बगी और उसके फॉलोअर्स को एक ट्रांसपोंडर स्नेल मिल जाता है जिसका यूज करके पूरी दुनिया में इस वॉर को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। तो असली प्लान अब शुरू होने वाला है। और यहाँ पर सेनगोकू के पास एक मैसेज आता है कि सब कुछ तैयार है और 2 एग्जीक्यूटिव्स यहाँ पर आ जाते हैं एस के एग्जीक्यूशन को परफॉर्म करने के लिए। और एस की गर्दन के ऊपर 2 बड़े बड़े ब्लेड्स को रख दिया जाता है वे पर अटैक करो अभी। और बे के ऊपर जितने भी बड़े बड़े पायरेट शिप्स होते हैं उन सभी को उड़ा दिया जाता है। और गाइस ये काम पैसिफिस्तास का है। बहुत सारे कुमास यहाँ पर आ जाते हैं। व्हाइट बियर्ड की नजर कुमास पर जाती है। तो यही है सरकार का सबसे खतरनाक वेपन। इन सारे पैसिफिस्तास की वजह से वॉर का रुख दोबारा से चेंज होना शुरू हो जाता है। सभी पायरेट से देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने सारे कुमास यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। मैं समझ गया कि सरकार का प्लान क्या है। सबसे पहले उन लोगों ने एक अफवाह फैलाई कि वो एस के एग्जीक्यूशन को जल्दी परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए हम सभी लोग रश करके बे के अंदर घुस गए और वो सभी लोग पीछे की तरफ चले गए और अपने बहुत सारे ह्यूमन वेपन्स को लेकर पीछे से हमला करने वाले हैं। इन लोगों ने हमें धोखा दिया, हमें फंसाया गया। इस तरह से ये लोग हमें और एस को एक साथ मार देंगे। पर व्हाइट बियर्ड को इनका ये प्लान समझ में आ गया था, इसलिए इन लोगों ने पहले ही नेवी शिप्स को तबाह कर दिया है। और यहाँ पर सेनगोकू सभी को ऑर्डर्स देता है कि सबसे पहले एलाई फोर्सेस के ऊपर हमला करो और उन लोगों की सभी शिप्स को तोड़ दो ताकि वो लोग यहाँ से भाग ना पाए। ये सुनकर किजारू कहता है तो तुम्हें समझ में आ गया ना? और सेंटामोरो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। पर सर जी यहाँ पर बहुत सारे नेवी के लोग भी हैं, अगर मैं पैसिफिस्तास का यूज करता हूँ तो बहुत सारे नेवी के लोग भी मारे जाएंगे। थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस तो चलता है ना। और तभी एक पायरेट एक कुमा पर हमला कर देता है पर उसे कुछ भी नहीं होता और इसका वेपन ही टूट जाता है। और पैसिफिस्ता एक लेजर लाइट का यूज करके इसे भस्म कर देता है और बहुत सारे कुमास लेजर लाइट से इधर उधर हमले करने शुरू कर देते हैं। पैसिफिस्तास हर जगह पर तबाही मचा देते हैं। ये देखकर व्हाइट बियर्ड को गुस्सा आ जाता है कि अपने ही लोगों को मार रहा है और इनके भी। उन लोगों से हार मत मानना, दूसरी तरफ जाओ। और सेनगोकू सभी को रिट्रीट करने के लिए कहता है और इन्हें पीछे आने के लिए कहता है और सारे नेवी ऑफिसर्स पीछे जाने लगते हैं। और यहाँ पर हम ड्रैकुला मीहॉक और विस्टा के बीच में फाइट को देखते हैं। दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और तभी किजारू लूफी पर एक लात मारता है पर जिम्बे लूफी को संभाल लेता है। जहाँ से आए थे वहीं पर वापस चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे भाई के पास कभी नहीं जाने दूंगा। और तभी व्हाइट बियर्ड के सभी कमांडर्स लूफी की हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और सारे मिलकर किजारू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर सेनगोकू अपने एक ऑफिसर पर गुस्सा कर रहा होता है क्योंकि इसने कहा था कि जितने भी लाइव टेलीकास्ट यहाँ पर चल रहे हैं इस वॉर के, उन सभी को काट दिया जाए। पर उन सभी में से एक स्क्रीन अभी तक चल रही है। सर दरअसल एक ट्रांसपोंडर स्नेल चोरी हो चुका है। शायद कैप्टन बगी और उसके लोगों ने उसे चुरा लिया है और वो लोग इस पूरी वॉर को ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। उन लोगों पर हमला करके उन्हें मार डालो। और यहाँ पर बगी कैमरे के सामने आ जाता है और फ्लेक्स करने लगता है पूरी दुनिया के सामने और सबको बताता है कि एक समय पर गोल्डन
गोल्डी रॉजर के क्रू का एक मेंबर था और रेड हेयर शैंक्स इसका दोस्त है और इस हॉकाई मीहॉक ने इस पर हमला किया था, लेकिन इसके बाद भी इसे कुछ नहीं हुआ। मैं हूँ कैप्टन बग्गी द लेजेंडरी। ये देखकर सेनगोकू को बहुत गुस्सा आ जाता है और उन पर आर्टिलरी से हमला करने के लिए कहता है और ठीक ऐसा ही होता है और ये सभी लोग ट्रांसपोंडर स्नेल को लेकर यहाँ से भाग जाते हैं। और तभी स्क्वाड नाम का एक बंदा व्हाइट बियर्ड के साथ आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि एस को बचाने के लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। मुझे नहीं पता ये सेनगोकू क्या चल रहा है, पर मुझे पता था कि वो पीछे से हमला करेगा। नीचे मार्को खड़ा होता है। अरे ये क्या स्क्वाड्स पॉप्स के साथ क्या कर रहा है? और स्क्वाड्स अपने मन में सोचता है कि अगर तुम सभी को अपनी फैमिली मानते हो तो हम लोगों को फैमिली क्यों नहीं मानते? हम लोग बस एलीट फोर्सेस हैं, इसलिए बस हमको सेक्रीफाइस करने के बारे में सोच रहे हो। और ये सोचने के बाद स्क्वाड व्हाइट बियर्ड के सीने में अपनी तलवार को घुसा देता है, आर पार कर देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और व्हाइट बियर्ड को भी समझ में नहीं आता कि आखिर अब ये हुआ क्या। इसने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि स्क्वाड इस पर हमला करेगा और स्क्वाड का ये काम देखने के बाद सभी लोग चौंक जाते हैं। एस, लूफी, मार्को, जिम्बे सभी लोग चौंक जाते हैं। गाइस, दरअसल ये स्क्वाड व्हाइट बियर्ड के एलीट पायरेट्स का कैप्टन है और व्हाइट बियर्ड का एक भरोसेमंद आदमी है, पर इसने व्हाइट बियर्ड को बिट्रे कर दिया है। स्क्वाड धीरे से अपनी कटाना को व्हाइट बियर्ड की बॉडी से बाहर निकालता है और व्हाइट बियर्ड के सीने से बहुत ज्यादा खून निकल रहा होता है। लूफी भी बहुत ज्यादा शॉक में होता है और बगी के एक फॉलोअर के पास ट्रांसपोंडर स्नेल होता है और ये सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा है टीवी के ऊपर। और तभी मार्को उड़ते हुए आता है और स्क्वाड का सर पकड़कर नीचे जमीन पर धंसा देता है। तुझे पता है तूने अभी क्या किया है? चुप कर, मुझे मत दिखा। तुम लोगों ने मुझसे ये करवाया, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? क्या पता है तेरे को? और तभी व्हाइट बियर्ड अपने घुटनों पर आ जाता है। व्हाइट बियर्ड सर जी, आपको आराम करना चाहिए। मजाक करना बंद करो। व्हाइट बियर्ड, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। तुमने नेवी के साथ एक डील की है ना? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें पता भी है क्या? मुझे तुम्हारे डील के बारे में पता चल चुका है। नेवी हमारी एलीट फोर्सेस को मारेगी और तुम व्हाइट बियर्ड और तुम्हारा प्यारा बेटा एस सही सलामत रहोगे। सभी लोग ये सुनकर शॉक हो जाते हैं कि ये बंदा कह क्या रहा है और स्क्वाड सब कुछ चिल्लाकर कहता है कि इस व्हाइट बियर्ड ने इन्हें नेवी को बेच दिया है क्योंकि नेवी के लोग इनकी जान चाहते हैं और इसके बदले ये लोग एस और व्हाइट बियर्ड को छोड़ देंगे। स्क्वाड व्हाइट बियर्ड की तरफ गुस्से से देखता है। तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया कि एस गोल्डी रॉजर का बेटा है? तुम जब पहली बार मुझसे मिले थे तो मैं अकेला था। गोल्डी रॉजर ने मेरे सभी के सभी क्रूमेट्स को बहुत बेरहमी से मार दिया था। जिस क्रूमेट के साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी को व्यतीत किया, उन सभी को अपनी फैमिली मानता था। एक ही झटके में गोल्ड रॉजर ने उन सभी को मार दिया। तुम्हें पता है मैं गोल्डी रॉजर को कितनी ज्यादा नफरत करता हूँ और एस उस गोल्ड रॉजर का बेटा है। मुझे पता है तुम इसको अगला पायरेट किंग बनाना चाहते हो, इसलिए तुमने हमें धोखा दिया। तुम जब मुझसे पहली बार मिले थे तभी तुमने मुझे धोखा दिया और मैं इसे सह नहीं सकता। अपना असली चेहरा दिखाओ व्हाइट बियर्ड। इसने एस को अपने भाई की तरह माना था और स्क्वाड को ऐसा लगता है कि ये व्हाइट बियर्ड और इसके सभी क्रू मेंबर्स बे के अंदर सेफ हैं, पर ये सभी की सभी एलीट फोर्सेस बे के साइड में हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ हैं और पीछे से बहुत सारे कुमास भी यहाँ पर आ चुके हैं और ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। और ये कहता है कि मुझे पता है सेनगोकू के साथ तुम्हारी एक डील हुई है कि तुम हमें एलीट फोर्सेस वालों को सेक्रीफाइस करोगे और उसके बदले में तुम और तुम्हारा प्यारा बेटा एस बच जाएगा। अब इसे स्वीकार कर भी लो। और हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं। अकाइनो और स्क्वाड के बीच में एक बातचीत होती है और अकाइनो इसे बताता है कि एस गोल्डी रॉजर का बेटा है और व्हाइट बियर्ड तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहा है, पर स्क्वाड को इसकी बातों पर यकीन नहीं होता और इस पर अटैक कर देता है। पर अकाइनो इसे एक मुक्का मार के ही हरा देता है। मैंने जो कहा वो बिल्कुल सच था। व्हाइट बियर्ड की सेनगोकू के साथ एक डील हुई है और उसने ये डिसाइड किया है कि वो अपने लीड फोर्सेस को सेक्रीफाइस कर देगा और इसके बदले में एस की जान को बख्श देंगे। एस की जान के बदले में तुम लोगों की जान। पर अभी भी स्क्वाड इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। तुम अपनी आंखों से देखना, अभी थोड़ी देर बाद बहुत सारे पैसिफिस्टास पीछे से निकलेंगे और सिर्फ तुम एलीट फोर्सेस पर ही हमला करेंगे, तुम्हें ही मारने की कोशिश करेंगे। और स्क्वाड देखता है कि ठीक ऐसा ही होता है। ये सारे कुमास व्हाइट बियर्ड को छूते भी नहीं है और सिर्फ एलीट स्क्वाड पर हमला करते हैं। तुम्हारा भांडा फूट चुका है। एलीट फोर्सेस की हालत बहुत ज्यादा खराब है। सभी लोग इधर उधर भाग रहे हैं अपनी जान बचाकर। हमें यहाँ से भागना होगा, पर इनके पीछे बर्फ के पहाड़ हैं और ये लोग यहाँ से भाग भी नहीं सकते। दद्दू जी, क्या आपने सच में हमारी जान का सौदा कर दिया है अपने प्यारे बेटे एस को बचाने के लिए? प्लीज कुछ जवाब दीजिए, प्लीज कह दीजिए कि ये झूठ है। और साबाओडी में भी ये न्यूज पहुंच जाती है कि व्हाइट बियर्ड ने एस को बचाने के बदले अपने ही साथियों को धोखा दे दिया। नहीं, व्हाइट बियर्ड एक लेजेंडरी पायरेट है, वो ऐसा नहीं कर सकते। किसी को भी विश्वास नहीं होता है। मार्को स्क्वाड का गला पकड़ लेता है। तू क्या कह रहा है? तू पागल हो गया है क्या? उन लोगों ने तुम्हें पागल बनाया है क्या? तुम्हें व्हाइट बियर्ड पर जरा भी भरोसा नहीं? हमारे पिताजी हैं ये। मार्को, तुम तो फर्स्ट डिवीजन के कमांडर हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होगा व्हाइट बियर्ड की डील के बारे में। चुप कर जा, उन लोगों ने तुम्हें पागल बनाया है क्या? तुम्हें समझ में नहीं आता? और व्हाइट बियर्ड स्क्वाड को जवाब देता है। ये सच है, ये गोल्डी रॉजर का बेटा है। पर इन सरकार के लोगों को पता है कि हमारे क्रू में एक बहुत बड़ा बेवकूफ है जो कि गोल्डी रॉजर से बहुत ज्यादा नफरत करता है और इन लोगों ने एक ऐसी चाल चली कि तुम उनकी चाल में फंस गए। अपने ही साथी से मुझे चोट पहुंचाती। सेनगोकू, तुम बहुत ही ज्यादा चालाक हो। और सेनगोकू चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो चुका, आओ कीजिए आगे बढ़ो। और आओ कीजिए एक ही सेकंड में बगी और इन सभी को जमा देता है। ट्रांसपोंडर स्नेल भी जम जाता है और साबाओडी में ब्रॉडकास्ट रुक जाता है और यहाँ पर क्रोकोडाइल व्हाइट बियर्ड से चिल्लाकर कहता है, तुम किस तरह के इंसान हो? हाँ, खुद के एलाइज ने तुम्हें स्टैप कर दिया। तुम अपने आप को बचा नहीं सकते थे क्या? मुझे यकीन नहीं होता कि तुझ जैसे कमजोर के सामने मैंने अपनी हार को स्वीकार कर लिया। तुझे तो शर्म आनी चाहिए। और मार्को सोचता है कि व्हाइट बियर्ड ऐसा नहीं कर सकता। व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और कैंसर का एक पेशेंट भी है और पिछले कुछ महीनों से इसने अपनी दवाई भी नहीं ली है, अपने आप को आउट ऑफ शेप होने दिया। इसके बाद व्हाइट बियर्ड स्क्वाड की तरफ देखता है। स्क्वाड अपनी मौत को स्वीकार कर लेता है। तुम चाहते हो तो मुझे मार सकते हो। तुम्हें पता है ना तुमने कितना बेवकूफी भरा काम किया है। स्क्वाड स्क्वाड अपनी आंखें बंद कर लेता है और व्हाइट बियर्ड इस पर अपना हाथ आगे बढ़ाता है। पर तभी हम देखते हैं कि व्हाइट बियर्ड इसे
इसे मारता नहीं है, इसे हक कर लेता है। तुम मेरे बेटे हो, माना कि एक नंबर के कते हो, पर अपना बेटा तो अपना बेटा ही होता है। और स्क्वाड व्हाइट बियर्ड की हक की वजह से थोड़ा सा घबरा जाता है। तुम्हें नाटक करने की जरूरत नहीं है व्हाइट बियर्ड। हमें पता है कि तुमने हमें धोखा दिया। हमारी जान के बदले तुमने इसकी जान की भीख मांगी है। इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकता। पर मुझे पता है कि तुम्हारा दिल साफ है। तुम बस गोल्डी रॉजर से हेट करते हो। इसी मौके का फायदा उठाकर नेवी ने तुम्हारा इस्तेमाल किया। मुझे बताओ किसने ऐसा किया? तुम्हें ये इन्फॉर्मेशन किसने दी? हाँ, मुझे यह काइनो ने बताया। और इस अकाइनो ने स्क्वाड को कहा था भाई कितना हरामी है ये अकाइनो। और एक फ्लैशबैक में हम लोग देखते हैं स्क्वाड से कहता है कि व्हाइट बियर्ड को मारना चाहता है, पर सेनगोकू इसे ये कभी नहीं करने देगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो। व्हाइट बियर्ड तुम पर विश्वास करता है, जाकर उसके सीने में एक तलवार घुसा दो। उसे जितना ज्यादा घायल कर सकते हो उतना ज्यादा घायल कर दो। अगर तुमने ये कर दिया तो व्हाइट बियर्ड को मैं खत्म कर दूंगा और तुम और तुम्हारी एलीट फोर्सेस के जाने का रास्ता मैं खुद तैयार करूंगा। ये सुनकर व्हाइट बियर्ड हैरान रह जाता है। इस गोल्डी रॉजर का बेटा है। इसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था। मैं मानता हूँ कि उसके पिता ने बहुत गलत काम किए हैं और उसके पिता की सजा उसके बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। ये सही नहीं है। तुम इसके साथ एक साथ रहे हो, एक साथ लड़े हो। क्या कभी इसने तुम्हारे साथ कभी कुछ गलत किया क्या? ये सुनकर स्क्वाड को रियलाइज हो जाता है कि इससे कितनी बड़ी गलती हो चुकी है। व्हाइट बियर्ड स्क्वाड को छोड़ता है और आगे बढ़ता है। तो इस सेनगोकू ने कहा कि मैंने अपने बेटे को बेच दिया है ना? ऐसा कभी नहीं हो सकता। और तभी व्हाइट बियर्ड अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करता है और साइड में हवा में 2 घूंसे मारता है और वो बर्फ के पहाड़ टूट जाते हैं। तुम अपना रास्ता चुन सकते हो। अगर तुम यहाँ से भागना चाहते हो तो भाग सकते हो। अगर तुम हमारे साथ लड़ना चाहते हो तो लड़ सकते हो। और व्हाइट बियर्ड के इस एक्ट को देखकर सभी एलीट कैप्टन्स को यकीन हो जाता है कि व्हाइट बियर्ड ने इन्हें धोखा नहीं दिया है। तो ठीक है, जिन लोगों को अभी भी मुझ पर विश्वास है वो मेरे साथ आगे बढ़ा हो। हमें इसको बचाना होगा। और व्हाइट बियर्ड बैटलफील्ड में कूद जाता है और सेनगोकू सभी से कहता है अलर्ट हो जाओ, ये एक मॉन्स्टर है। ये दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी है। इसके सामने जो भी आएगा वो मारा जाएगा। ध्यान से रहना। व्हाइट बियर्ड खुद मैदान जंग में उतर चुका है और ये देखकर सभी पायरेट्स में और भी ज्यादा जोश आ जाता है। और इसी के साथ इस सीरीज का 46th पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। और गाइज अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो गाइज यही थी आज की वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स में मुझे जरूर बताना। और गाइज इस वीडियो का कमेंट टारगेट रखते हैं 13 के कमेंट्स। और गाइज Q&A वीडियो पर काम शुरू हो चुका है और वीडियो बहुत ही जल्द आ जाएगी। और गाइज आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना और कमेंट भी जरूर कर देना। तो ठीक है गाइज, और मिलते हैं अगली वीडियो में।